हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं बच्चों क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 में हमने कल बात की थी ट्रांसफॉर्मर के बारे में। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें से हम बनाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में कल हमने जाना है इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत में आपने देखा बच्चों, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, कल हमने इसका उपयोग देखा। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। फिर कल हमने इसकी स्ट्रक्चर जानी, बनावट देखी बच्चों। तो मैंने कहा एक नरम लोहे का पटलित क्रोड लिया जाएगा, तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तारों को लपेटकर हम दो कुंडलियां बनाएंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चों, कुंडली बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि उन दोनों में फेरे अलग अलग होने ही चाहिए। ठीक है। जिस कुंडली पर आप प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ोगे उसे नाम दोगे प्राथमिक, और जहां लोड जोड़ोगे उसे नाम दोगे द्वितीयक। फिर मैंने आपको रीजन भी बताए थे। नरम लोहे का लेने की वजह से बच्चों शैथिल्य हानि कम होगी, पटलित लेने की वजह से भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की हानि कम होगी। याद है ना आपको। तांबे के मोटे तार काम में लिए गए हैं तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि कम होगी, जिसे हम ताम्रक हानि नाम देंगे। और युग्मन में रखा गया है तो चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा। क्लियर है कहानी यहां तक। मैंने एक डायग्राम भी आपको बनाया था ट्रांसफॉर्मर का बच्चों, दोबारा देख लेते भले आप। हमने एक नरम लोहे का पटलित क्रोड लिए थे, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ। एक कुंडली को अपन ने यहां लपेटा, जिस पर हमने स्रोत लगाया था एसी स्रोत, और इसे हमने नाम दिया प्राथमिक कुंडली। दूसरी कुंडली आपने यहां लपेटी। बच्चों दोनों कुंडलियों में फेरे अलग अलग होना जरूरी है। अब ये प्राथमिक और ये द्वितीयक, तो प्राथमिक द्वितीयक में चाहे फेरे किसी में ज़्यादा हो, अब ये डिपेंड करेगा आगे कि आपको कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है। यहां अपन ने RL जोड़ दिया था बच्चों, है ना। यहां के फेरे N1, यहां के फेरे N2 माने। अच्छा, कई किताबों में आप देखोगे NP और NS लिखा होता है। NP का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और NS का मतलब होगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी सेकेंडरी करके पढ़ लो या 1 और 2 करके पढ़ लो, एक ही बात होती है। तो पहली के फेरे N1, दूसरी के N2। आगे देखो, इसकी धारा I1, इसकी धारा I2, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, और इसका जितना चुंबकीय फ्लक्स है दूसरी का भी चुंबकीय फ्लक्स उतना ही है, क्योंकि दोनों को युग्मन में रखा गया है, फ्लक्स में क्षरण नहीं हो रहा है। और कल आप एक इक्वेशन प्राप्त कर चुके थे बच्चों। क्या इक्वेशन थी कि V1/V2 बराबर क्या बच्चों, N1/N2, और ये बराबर है I2/I1 के। इसे हम ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन बोलते हैं। इतना बच्चों मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को भली भांति समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है। अब हम कहानी को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रकार की। समझें पहले लॉजिकली एकदम बिल्कुल ध्यान से। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रकार की। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का है बच्चों? दो प्रकार का है। सुनना ध्यान से, कौन कौन सा। नंबर 1, जो पहला ट्रांसफॉर्मर है वो है बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है बच्चों। एक तो ऊंचाई, और दूसरा ट्रांसफार्मर होगा बच्चों अपचाई। अपचाई इंग्लिश वर्जन सुनोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऊंचाई को बोलते हैं बच्चों स्टेप अप। क्या बोलते हैं इसका? इंग्लिश वर्जन में लिख देता हूं मैं।
ताकि इंग्लिश वर्जन से आपको इसकी डेफिनेशन एक बार में समझ में आ जाएगी। स्टेप अप, अभी आपको मैंने बताया कि जो ट्रांसफार्मर है ना उसका यूज क्या है बच्चों, ये एसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और एसी वोल्टेज को घटा भी सकता है, बताया ना मैंने आपको। उसी तरह से अप का मतलब होता है बढ़ाना। मतलब ये क्या करेगा बच्चों, सुनना ध्यान से परिभाषा, कि यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न मान को कहां बदल देगा, उच्च मान में। मतलब आप जब इसको कम वोल्टेज दोगे, मान लो आपने इसको 110 वोल्ट दिया, तो ये इसको 220 वोल्ट में बदलने की क्षमता रखता है बच्चों। कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए किस तरह का उपयोग किया जाएगा, ऊंचाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके गली नुक्कड़ों में, आपके गांव में जो भी आपने ट्रांसफॉर्मर देखा है वो स्टेप अप नेचर का है, ऊंचाई प्रकृति का है। तो ऊंचाई प्रकृति के बारे में दो बातें आप लिख सकते हो बच्चों। एक बात तो हम ये लिख सकते हैं कि यह है ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टता के निम्न मान को या निम्न वोल्टता को, ऐसे लिखिए। चलो थोड़ा सा मजेदार नहीं लगा भाई मेरे को तो ना, क्या काम आता है बच्चों, यह ट्रांसफॉर्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ऐसे निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को कहां बदलेगा बच्चों, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। मैंने कहा था ना इंग्लिश वर्जन पढ़ते ही आपको कहानी समझ में आ जाएगी बच्चों। देखो ये तो हमारे दिमाग में है ही है कि ट्रांसफॉर्मर काम क्या आता है। ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और ट्रांसफॉर्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा भी सकता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसका मतलब दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होंगे, एक तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाएगा, और बढ़ाने का मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड भाषा में बोलूं बच्चों तो निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलेगा। तो वो तो हो गया स्टेप अप, अप से लग रहा है ना ऊपर बढ़ाना, समझे आप। तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, यह ट्रांसफॉर्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, नाम से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, रटने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए 1% भी, कि जो लो वोल्टेज है उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ध्यान से लगाना थोड़ा दिमाग। इसकी विशेषता बताऊं, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दो कुंडलियां हैं पहली और दूसरी, उनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या है बच्चों, डिफरेंट होना अनिवार्य है। N1 और N2 बराबर कभी भी नहीं होंगे, इस बात को आप अच्छे से समझना। कल भी मैंने बहुत ध्यान दिया था इस बात के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आप फेरों के बारे में कमेंट करें कि ट्रांसफॉर्मर में फेरे वगैरह कैसे होंगे, तो आपको जवाब देना होगा कि सर बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर में फेरे बराबर कर दिए, ट्रांसफॉर्मर में फेरे बराबर कर दिए तो बच्चों वो ट्रांसफॉर्मर कोई काम का नहीं रहेगा, पहली बात। तो सर फिर किस में ज़्यादा और किस में कम, अब प्राथमिक और द्वितीयक दो कुंडली हो गई। अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की पहचान आपको समझ में आ गई ना। जहां एसी सोर्स जुड़ा हो, जहां प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया हो, वो प्राथमिक कुंडली, और जहां आउटपुट लेना है या ऐसे कहूं कि लोड प्रतिरोध जुड़ा हो बच्चों, वो द्वितीयक कुंडली रहेगी। क्लियर है। अच्छा, तो फिर सर फेरे बराबर नहीं हो सकते। अब किस में ज़्यादा और किस में कम, वो डिपेंड करेगा। अब हो सकता है कि फेरे प्राथमिक में ज़्यादा हो द्वितीयक में कम हो, या हो सकता है कि प्राथमिक में कम हो द्वितीयक में ज़्यादा हो, दोनों चीज़ पॉसिबल हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मर चाहिए। जैसे कि बच्चों ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अभी हम चर्चा कौन से ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कर रहे हैं, स्टेप अप। तो जरा स्टेप अप को ध्यान से देखना बच्चों, ये निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलेगा। तो इसमें इनपुट वोल्टेज V1 है जो निम्न है शायद,
और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, B2, जो कैसा है, उच्च। मतलब अगर आप B1 और B2 में मैं आपसे संबंध पूछूं कि बच्चा कौन ज्यादा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि भाई आपने कहा है कि स्टेप अप कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसका मतलब B2 की वैल्यू B1 से ज़्यादा होना जरूरी है। B2 की वैल्यू B1 से ज़्यादा होना जरूरी है। अच्छा, तो बच्चों देखो इस समीकरण की ट्यून लेके आ रहा हूँ मैं। अगर मैं B2 बटे B1 दोनों पक्षों में B1 से भाग भी दे दूँ, दोनों पक्षों में B1 का भाग दे दूँ बच्चों, तो ये कुछ नजर आएगा आपको, B2 बटा V1 बड़ा होगा 1 से। आप दोनों पक्षों में B1 का भाग देके देखो ना यार, B2 बड़ा है B1 से, तो क्या आपने ऐसा निकाल दिया कि B2 बटे B1 1 से बड़ा है। और अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखोगे बच्चों, मुझे फेरे कनेक्ट करने हैं वोल्टेज से, तो आप काम में लोगे B1 बटे B2 बराबर N1 बटे N2, पर आपको तो यहां B2 बटे B1 चाहिए, और B2 बटा B1 लाने के लिए क्या उल्टा करना पड़ेगा, जगह नहीं है बच्चों, मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाइएगा। तो B2 बटा B1 की जगह पर क्या मैं N2 बटा N1 जमा दूं, क्या ग्रेटर देन 1। तो बच्चों यहां से निकल के आता है कि N2 ज्यादा होगा N1 से। देखो समझना बहुत ध्यान से कि अब मैं देखो लॉजिकली सिखाऊंगा और मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया है कौन सी कुंडली में फेरे ज्यादा हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो, सब ऊंचाई की बात कर रहे हैं। बच्चों खाली परिभाषा पढ़ने से आप कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। अभी स्टेप अप की परिभाषा बच्चा बोल सकता है 1 सेकंड में कि जो निम्न वोल्टेज को उच्च बदल दे वो स्टेप अप, पर उसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों किया इसने, सुनना ध्यान से। बच्चों हुआ क्या था, कल के अगर आपको समीकरण याद हो तो पहली कुंडली का मैंने समीकरण लाया था E1 बराबर -N1 d∅V अपॉन dt। पहली कुंडली के लिए जब मैंने फेराडे का समीकरण लगाया था, और जब मैंने दूसरी कुंडली की बात की बच्चों E2 बराबर -N2 d∅V अपॉन dt, ये दूसरी कुंडली में वोल्टेज बन गया था। तो देखो रोल बढ़ाने या घटाने का d∅V अपॉन dt को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो फिर ये फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, जहां फेरे ज्यादा वहां वोल्टेज ज्यादा, जहां फेरे कम वहां वोल्टेज कम। ऊंचाई कर क्या रहा है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल रहा है। यहां वोल्टेज कम है तो फेरे कम होने चाहिए, N1 कम होना चाहिए। और यहां वोल्टेज ज्यादा है, और वोल्टेज को प्रभावित कौन कर रहा है बच्चों, फेरे, तो फेरे ज्यादा होंगे। देख लो N2 ज्यादा है। आप एक बच्चों को अक्सर लाइन याद करा दी जाती है, खैर, और मैं भी याद ही कराने वाला हूं, पर आपको पहले इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चों। हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के प्रकार की, तो सीधी सी बात है सर जी, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का है, ऊंचाई और अपचाई। अब जैसा कि नाम से क्लियर है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा बच्चों, काम याद रखना, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को कहां बदलेगा, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात ये आपको सीधी याद रह जाए तो अच्छी बात। आप सोचना कि किसमें, देखो फेरे बराबर तो नहीं हो सकते, तो किसी एक में ज्यादा होंगे, ऊंचाई कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, और आउटपुट कहां मिलता है, द्वितीय कुंडली पर, तो द्वितीय कुंडली में फेरे क्या होंगे, ज्यादा। स्टार मार्क करके इस बात को लिख लें बच्चों कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरे, द्वितीयक कुंडली में फेरे प्राथमिक की तुलना में ज्यादा होंगे, प्राथमिक की तुलना में ज्यादा होंगे। एक बार आप ये ट्रांसफार्मर के प्रकार वाला पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी करो। चलो, एक ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात कर ली हमने स्टेप अप की, ऊंचाई की, ठीक है साहब। अब हम दूसरे ट्रांसफार्मर की ओर चलते हैं। साफ कर दें डायग्राम, तो आपने कल बना रखा है, देखिएगा। ऊंचाई हो गया, तो दूसरा ट्रांसफार्मर है हमारा अपचाई।
अपचाई ट्रांसफार्मर, और इसको बोला जाता है स्टेप डाउन। और हिंदी वर्जन भी आप देखो टेक्निक से याद रख सकते हो। ऊंचाई, ऊंचाई पर बढ़ा रहा है, मतलब उसको हाई कर रहा है, मतलब उसको हाई कर रहा है। और अपचाई का मतलब है डाउन करना। अपचाई का मतलब क्या रहेगा बच्चों? डाउन करना। तो मैं बात करूं अगर स्टेप डाउन की, तो आप समझ गए होंगे परिभाषा। तो बच्चों अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर ने निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला, अब पता है ना प्रत्यावर्ती तो है ही है ना भाई, डीसी में तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि डीसी फिक्स बहती है, पता है न्यून प्रेरण पॉसिबल ही नहीं होगा डीसी में। तो इसकी परिभाषा लिख दो बच्चों, इसी भी कॉपी करके, कि यह है ट्रांसफार्मर क्या करेगा बच्चों? प्रत्यावर्ती वोल्टता के, यहां ऐसा लिखो सर, पहले की तरह लिखो आप, यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को, यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है मतलब बदलता है। यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। ठीक है साहब यहां तक? तो इसमें फेरे कहां ज्यादा होंगे, आप समझ तो वैसे गए होंगे खैर, कि पहली का वोल्टेज ज्यादा है, दूसरी का वोल्टेज कम है, तो फेरे पहली में ज्यादा होंगे। फिर भी लॉजिक से देख लेते हैं एक बार। उच्च वोल्टता को निम्न बदल रहा है, इसका मतलब V1 ज्यादा है V2 से। और जब दोनों पक्षों में मैं V2 का भाग दूंगा बच्चों, तो V1 बटा V2 बड़ा हो जाएगा 1 से। और बच्चों V1 बटा V2 किसके बराबर है? N1 बटा N2 के बराबर है। समीकरण याद है क्या? V1 बटा V2 बराबर N1 बटा N2 बराबर I2 बटा I1। तो V1 बटा V2 किसके बराबर है बच्चों? N1 बटे N2 के बराबर है। और जब आप इसका वज्र गुणा करके देखोगे तो यहां से नजर आएगा N1 ग्रेटर देन N2। N1 ज्यादा है किससे? N2 से। और वही तो मैंने कही थी, चाहे तो आप स्टार लगा के लिख लो बच्चों, कि अपचाई ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में कहां ज्यादा है फेरे? प्राथमिक कुंडली में। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरे, बोलिएगा बच्चों, द्वितीयक कुंडली से ज्यादा होंगे, से ज्यादा होंगे। समझ में आ गया? एक बार नोट कर लें। तो एक छोटी सी बात थी प्रकार के बारे में, उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा भाई, है ना? सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो प्रकार का है, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई और अपचाई, ठीक है ना? ऊंचाई बढ़ाता है और अपचाई घटाता है। ठीक है भाई? तो ये हो गए ट्रांसफार्मर के प्रकार, आप नोट करें जल्दी से। अपन बात को आगे बढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर में ही, है ना? ट्रांसफार्मर में अपन देखो सिद्धांत देख चुके हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग देख चुके हैं, बढ़िया ढंग से सारी पॉइंट क्लियर किए हैं हमने। और हम ट्रांसफार्मर के प्रकार भी देख चुके हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, और ये हेडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार आ जाती है, ट्रांसफार्मर से ही संबंधित हेडिंग है। और हेडिंग का नाम है बच्चों ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। हेडिंग लगा दें आप सभी, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां।
ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। बच्चों ट्रांसफॉर्मर में कुछ एनर्जी लॉस हैं जो काफ़ी फेमस हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि इन लॉस को कम किया जाए। ये बताओ क्या हमने ट्रांसफॉर्मर एनर्जी लॉस करने के लिए लगाया है क्या? नहीं। फिर भी बच्चों कुछ तो वो लॉस करेगा उसकी वर्किंग की वजह से। हम चाहेंगे कि वो लॉस कम से कम हो। तो ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली 4 तरह की हानियां होती हैं बच्चों। मुख्यतः हानियां तो और भी कई प्रकार की हैं, पर जिनमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है वो 4 तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से? लिख दो, एक लाइन लिख दो बड़ी से कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः निम्न प्रकार से ऊर्जा हानि होती है। मैं आपको 4-5 प्रकार बताऊंगा बच्चों, उनकी वजह से ही ऊर्जा हानियां होती हैं। 4 बहुत फेमस हैं इनमें। नंबर 1, आप पहला नाम ले लीजिए बच्चों, कौन सा? खैर हानियों के बारे में कल मैं चर्चा कर चुका हूं बनावट में हल्की सी, तो और आज इनको डीपली देख लेते हैं। शैथिल्य हानि। सबसे पहली जो एनर्जी लॉस है या मैं कहूं कि ऊर्जा की हानि हो सकती है बच्चों, तो वो नाम है शैथिल्य हानि। कौन सी हानि? शैथिल्य हानि। अब समझो, शैथिल्य शब्द सुनकर आपको किसकी याद आई? मैंने पढ़ाया है आपको चैप्टर नंबर 8 चुंबक वाला पोर्शन याद करिए बच्चों। VH वक्र याद करो, शैथिल्य वक्र नाम दिया था ना। तो एक शैथिल्य हानि होती है। कैसे आप समझें? पहले चारों हानियों को समझ लें, फिर मैं एक साथ नोट कर दूंगा। बच्चों ये जो ट्रांसफार्मर है, एक हल्का सा अगर मैं डायग्राम ट्रांसफार्मर का बनाऊं आपको समझाने के लिए, नरम लोहे का पटलित क्रोड लिया जाएगा, तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तारों को लपेटकर आप 2 कुंडलियां बनाओगे बच्चों, ठीक है ना। उनमें फेरे अलग अलग होंगे कुंडलियों में, ये तो विशेषता है ही है। जिस पर आपने प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया वो प्राथमिक कुंडली बन जाएगी, AC स्रोत। और दूसरी कुंडली पर आपको, द्वितीय कुंडली पर लोड प्रतिरोध जोड़ना होगा, जहां पर आप आउटपुट प्राप्त करने वाले हो। अब सुनना, जो आपने AC जोड़ा है, और बच्चों AC की फितरत है चेंज होना, इस तरीके से चलेगी AC। सुनिए, अभी करंट 0 है, करंट 0, फील्ड 0, बिल्कुल भी चुंबकत्व प्राप्त नहीं हुआ। पर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, यहां करंट मैक्सिमम इस जगह पर, फील्ड भी मैक्सिमम, अधिकतम चुंबक बन गया। फिर डाउन हुआ, यहां करंट 0 हुआ, फिर विचुंबकित हो गया। तो देखो, विचुंबकित हुआ, चुंबकित हुआ, फिर विचुंबकित हुआ, फिर चुंबकित हुआ, फिर विचुंबकित हुआ। एक राउंड पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें बार बार इसका चुंबकन होगा और बच्चों बार बार विचुंबकन, मतलब एक चक्र में 2 बार तो चुंबकन और 2 बार विचुंबकन। आपको VH वक्र अगर याद हो बच्चों, याद है क्या? एक चक्र में 2 बार तो बच्चों चुंबकन होता है, इस जगह पर और इस जगह पर मैक्सिमम चुंबक संतृप्ति 2 बार आती है, और 2 ही बार बच्चों क्या होता है? विचुंबकन, यानी कि निग्राहिता। पॉइंट याद आया कि नहीं आया? अब इस चक्र में जो ऊर्जा की हानि होती है उसे बोलते हैं शैथिल्य हानि। तो जैसी कहानी BH वक्र में हुई है लगभग वैसी कहानी ही AC सोर्स के साथ हो रही है। तो आप कहोगे शैथिल्य हानि का मतलब क्या है? कि जब प्राथमिक कुंडली पर AC सोर्स जोड़ा जाता है तो बच्चों बार बार चुंबकन और विचुंबकन होता है। चुंबकन विचुंबकन आपको समझ में आया कि नहीं आया? चुंबकन चुंबक बनना, विचुंबकन चुंबक का समाप्त हो जाना, बार बार चुंबकन विचुंबकन होगा। और चुंबकन विचुंबकन के एक चक्र में जो ऊर्जा की हानि होगी ना, उसे हम क्या नाम देंगे? शैथिल्य हानि। देखो, इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डीपली ले गया आपको। आप सिर्फ शब्द का मतलब निकाल करके परिभाषा बोल देना। शैथिल्य का कनेक्शन था BH वक्र से, और BH वक्र का मतलब है चुंबकन और विचुंबकन। खत्म खेल। कि चुंबकन और विचुंबकन के एक चक्र में ऊर्जा की जो हानि होगी उसे नाम दिया जाएगा शैथिल्य हानि। अब इस शैथिल्य हानि हो तो गई, पर बच्चों मैं इसको 0 करना चाहता हूं। 0 तो नहीं कर सकता, पर कम जरूर कर सकता हूं। हम किसी भी लॉस को बिल्कुल रिम्यूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं।
तो फिर साहब शैथिल्य वक्र, शैथिल्य हानि को कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो आप याद करो बच्चों कि VH वक्र का क्षेत्रफल जितना कम होगा, याद आया, VH वक्र का क्षेत्रफल जितना कम होगा हानि उतनी कम होगी। और BH वक्र का क्षेत्रफल कम करने का तरीका क्या है? नरम लोहे का उपयोग किया जाए, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाए। अगर आप नरम लोहे का उपयोग करते हो, क्रोड को नरम लोहे की बनाते हो, तो फिर आप शैथिल्य हानि को कम कर सकते हो। बात समझ में आई ना? 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके। एक तो शैथिल्य हानि क्या है, और दूसरा आप इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो। समझ आई? तो एक बार शैथिल्य हानि क्लियर हुई। दूसरी जो हानि हम पढ़ेंगे, दूसरी एक एक करके चलो ऐसे करो, लिखते जाओ साथ में, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर में मुख्यतः मेनली 4 प्रकार के लॉस हैं, जिनमें से नंबर 1 लॉस कौन सा है हमारा? शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि लिखिए, देखो जब पूरा ढंग से लिखेंगे, जब ट्रांसफॉर्मर को AC स्रोत, साथ में नोट कर लें आप भले से, जब ट्रांसफॉर्मर को AC स्रोत से जोड़ा जाता है, जब ट्रांसफॉर्मर को AC स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बार बार क्या होता है बच्चों? चुंबकन डैश विचुंबकन प्रक्रिया होती है। चुंबकन विचुंबकन प्रक्रिया होती है। समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पहले तब ये देखिए कि सब AC सोर्स से जोड़ेंगे तो बार बार चुंबकन और विचुंबकन कैसे होगा, है ना। तो जब आप AC सोर्स से जोड़ते हो बच्चों, AC की फितरत है चेंज होना, और जब AC बार बार चेंज होगी, जब AC बार बार चेंज होगी तो चुंबकन भी होगा और विचुंबकन भी होगा। तो जब ट्रांसफॉर्मर को AC स्रोत से जोड़ा जाता है तो बार बार चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया होती है बच्चों, ठीक है ना। तो भाई जब आपने AC सोर्स से जोड़ा तो बार बार क्या हुआ? चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया होगी, है ना। और इसी में लिख दो नीचे आगे कि चुंबकन तथा विचुंबकन, चुंबकन तथा विचुंबकन के एक संपूर्ण चक्र में ऊर्जा की हानि, संपूर्ण चक्र में जो ऊर्जा की जो हानि है, ऊर्जा की हानि क्या कहलाती है बच्चों? शैथिल्य हानि कहलाती है। क्या कहलाती है? शैथिल्य हानि कहलाती है। चुंबकन विचुंबकन के एक संपूर्ण चक्र में ऊर्जा की हानि शैथिल्य हानि कहलाती है। अब इसको आप 0 तो नहीं कर सकते, पर कम जरूर कर सकते हो। तो आप इसको लिखेगा कि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्या? क्रोड या ट्रांसफॉर्मर की क्रोड ऐसे लिखना, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, क्रोड का मतलब एक तरीके से सतह, या ट्रांसफॉर्मर जिस मेटल का बनाया जाएगा उसे, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड नरम लोहे की बनाई जाती है, नरम लोहे की बनाई जाती है। बस क्लियर, एक हानि क्लियर हुई भाई। आप लोगों ने खूब डीपली जाना है कि शैथिल्य हानि कैसे आई। कि जब आप ट्रांसफॉर्मर को AC सोर्स से जोड़ोगे बच्चों तो बार बार चुंबकन और विचुंबकन होगा, और चुंबकन विचुंबकन के एक चक्र में जो ऊर्जा की हानि होगी उसे आप नाम दोगे शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए आप जो क्रोड बनाओगे वो किसकी बनी होनी चाहिए? नरम लोहे की बनी हुई होनी चाहिए। पहली हानि हुई शैथिल्य हानि। दूसरी हानि देखिएगा बच्चों, क्लियर है शैथिल्य हानि सबको? दूसरी हानि लिखो आप ताम्रिक हानि।
दूसरी हानि क्या लिखोगे आप? ताम्रिक हानि। देखिएगा, ताम्रिक हानि। अब सुनिएगा ताम्रिक हानि क्या होती है। बच्चों आपने ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां बनाई है ना, प्राथमिक और द्वितीयक, बताया ना मैंने आपको। हल्का सा डायग्राम से और समझा देता हूं। ये लो, रफली एक डायग्राम बनाऊं आपको समझ के लिए कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हुआ। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए आपने कितनी कुंडलियां बनाई? दो कुंडलियां बनाई। अब देखो इन कुंडलियों के लिए जो तार काम में लिया गया है, उस तार का भी तो कोई ना कोई प्रतिरोध है भाई। बिल्कुल, हर तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, और जिस चीज का प्रतिरोध है बच्चों, वो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि करती है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, आपको याद है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो उसमें आपने ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि पढ़ी थी, H बराबर I²R। तो जो हीट है वो समानुपाती होगी R की। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ऊष्मा के रूप में हानि मतलब ताम्रिक हानि उतनी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों R बराबर रो L/E। तो आप चाहते हो रेजिस्टेंस कम रहे, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए रो को कम करना होगा, और सबसे कम रो होता है बच्चों चांदी का। मतलब तार चांदी के काम में लो, पर चांदी बहुत महंगी है, इसलिए तांबा काम में लिया जाता है। और लंबाई तो कुंडली में जितनी काम में आएगी उतनी काम में आएगी ही, पर एरिया अगर ज़्यादा हो जाए, ए ज़्यादा हो जाए, तो आर क्या होगा? कम, तो एच भी क्या हो जाएगा? कम। मतलब ताम्रिक हानि को कम करने के लिए, ताम्रिक हानि को कम करने का तरीका है कि जिन तारों से आप कुंडली बना रहे हो ना, वो तार मोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मोटे, तांबे के मोटे तार। अच्छा होगा अगर आप चांदी के काम में ले पाओ, पर आप सब जानते हो बच्चों, चांदी एक महंगी धातु है, इसका उपयोग हम इसलिए नहीं करते हैं। तो ताम्रिक हानि में लिखो, कुंडली में प्रयुक्त, किसमें? कुंडलियों में प्रयुक्त तारों का, मतलब जो तार आपने कुंडली बनाने के काम में लिए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। कुंडलियों में प्रयुक्त तारों का अपना एक निश्चित प्रतिरोध होता है, अपना एक निश्चित प्रतिरोध होता है, जिसके कारण, मतलब उस प्रतिरोध के कारण, भाई कुंडलियां बनाने के लिए आपने जो तार काम में लिए, प्रयोग लिए गए हैं, उनका एक प्रतिरोध है, उनका एक निश्चित प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध के कारण, जिसके कारण कुछ ऊर्जा या प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में, से लिखिए, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है, जिसे क्या कहेंगे हम? ताम्रिक हानि कहते हैं। इसे ताम्रिक हानि कहते हैं। तो ताम्रिक हानि क्या है वो समझ में आया ना आपको, कि जो आपने तार काम में लिए हैं, वायर काम में लिए हैं बच्चों, उनका अपना एक प्रतिरोध है, उन तारों का एक प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध के कारण हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि। मेन शब्द ये है कि ऊष्मा क्यों आई? प्रतिरोध की वजह से। और प्रतिरोध किसका है? जो कुंडली बनाने के लिए आपने तार काम में लिया है, उसका एक निश्चित प्रतिरोध है। समझ में आया? तो कुंडलियों में प्रयुक्त तारों का अपना एक निश्चित प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। इसे ताम्रिक हानि कहते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि भाई आप ताम्रिक हानि को कम कैसे कर सकते हो? बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज कुछ हद तक जितना हमसे होगा हम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करके। सीधी सी बात है, प्रतिरोध जितना कम, प्रतिरोध जितना कम,
ताम्रिक हानि उतनी कम। और प्रतिरोध कम करने के तरीके हैं R बराबर रो एल बटा ए से। भाई लंबाई से को तो कम कर देंगे तो फेरे कम पड़ जाएंगे, तो फेरे तो हम कम ज़्यादा करेंगे नहीं। रो और ए, रो कम करके या ए बढ़ाकर, तो रो कम करने का तरीका चांदी काम में लो, जो महंगी है नहीं काम में आएगा, इसलिए तांबा काम में लिया। और ए बढ़ाकर, तो इसमें आप लिखें तांबे के मोटे तारों का उपयोग करके क्या बच्चों बोलना दोबारा? तांबे के मोटे तारों का उपयोग करके ताम्रिक हानि को कम किया जा सकता है। बताओ, दो हानियां समझ में आई नहीं आई आपको? पहली हानि कौन सी थी? शैथिल्य हानि। जब आप कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ोगे तो बार बार चुंबकन विचुंबकन होगा, और चुंबकन विचुंबकन के एक चक्र में जो ऊर्जा की हानि होगी उसे हमने नाम दिया है शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि को कम करने का तरीका है क्रोड़ नरम लोहे की बनाओ भाई। दूसरी हो गई हमारी ताम्रिक हानि, जो तार काम में लिया गया है उसका एक प्रतिरोध है, उससे ऊष्मा के रूप में जो हानि होगी उसे नाम दिया गया है ताम्रिक हानि। और ताम्रिक हानि कम करने के लिए तांबे के मोटे तारों का उपयोग किया जाएगा, तांबे के मोटे तारों का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है भाई? अब तीसरी हानि देखिएगा। तीसरी हानि है भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की हानि। सुनना ध्यान से, नंबर तीसरा आया जो हानि है, तीसरी जो हानि है वो है साहब भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि। किसके रूप में? भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की हानि। अब भाई ये भंवर धाराएं क्या हैं? एडी करंट क्या होता है? चैप्टर नंबर 9 में एक हेडिंग है, उसमें थोड़ी सी परिभाषा है खाली कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो, आप किसी सतह को, सुनना ध्यान से, आप किसी सतह को एक ऐसी जगह पर रखते हो जहां परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, तो फिर भंवर धाराएं पैदा होती हैं। भंवर धाराएं कैसी होती हैं? जैसे आप पानी में पत्थर डालते हो तो भंवर पैदा होता है ना, सर्कल टाइप में। कुछ ऐसी धाराएं पैदा होती हैं जो ऊर्जा के रूप में ही हानि करती हैं, ऊष्मा का, मतलब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि करती हैं। अब चूंकि यहां भी तो फ्लक्स परिवर्ती है एसी सोर्स की वजह से, तो आप लिखोगे भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की हानि। आप लिखोगे कि एसी स्रोत के कारण, एसी स्रोत के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती रहता है। एसी सोर्स के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती रहता है, जिससे क्रोड़ में, क्रोड़ समझते हो सतह में, क्रोड़ में भंवर धाराएं, एडी करंट उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिनसे ऊर्जा हानि होती है। यह समझ में आया कि नहीं आया? पहले ध्यान से पढ़ लो। एसी सोर्स के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती रहता है ना, और चुंबकीय फ्लक्स अगर आपका परिवर्ती है तो क्रोड़ में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिनसे ऊर्जा की हानि होती है। अब इसे कम करने का क्या तरीका है हमारे पास? तो यहां लिखेंगे कि भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि कम करने के
के लिए क्रोड को, जो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड है ना, क्रोड को पटलित किया जाता है। तो जो हम क्रोड बनाएंगे, अब आपको सारे रीजन समझ में आ रहे होंगे। बनावट वाले, नरम लोहे की क्यों बनाई, सतह हानि कम कर सकें। तांबे के मोटे तार काम में क्यों लिए, ताम्रक हानि को कम कर सकें। और पटलित आपने क्यों किया, ताकि भंवर धाराओं के रूप में आप ऊर्जा हानि को कम कर सको। एक लास्ट चौथी हानि और होती है बच्चों, वो भी पढ़ लेते हैं। और चौथी हानि है चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण के कारण हानि। चौथी हेडिंग आप डालिएगा, चौथी हानि है चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण, क्षरण मतलब लॉस, के कारण ऊर्जा हानि, के कारण ऊर्जा हानि। भाई जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, उसमें भी लिंकेज होता है, लीकेज हो सकता है भाई साहब। वो भी कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। भाई मान लो प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स के कुछ 10 बदला, तो क्या जरूरी है कि दूसरी का भी 10 बदले? कोई जरूरी नहीं है भाई। अगर दूर दूर रखी हुई है, ढंग से युग्मन नहीं है, तो जितना फ्लक्स पहली का बदलेगा उतना दूसरी का नहीं बदलेगा, कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाएगा। इसीलिए मैंने गाढ़े युग्मन में रखा था, है ना। तो इसको पे लिखिए, रिंग से ज़्यादा खास नहीं है इसके बारे में। खैर कि प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने पर, परिवर्तित होने पर उतना ही फ्लक्स, उतना ही परिवर्तन, ऐसे लिखो आप। तो जब आपने प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदला तो उतना ही परिवर्तन द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हो, फ्लक्स में हो, यह आवश्यक नहीं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यह आवश्यक नहीं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात कुछ चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है, लॉस होता है। कुछ चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है जिससे ऊर्जा की हानि होगी, जिससे ऊर्जा की हानि होगी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ बच्चों को, यही बात समझ में कम आती है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कैसे हो रहा है। भाई आपने पहली का फ्लक्स बदला, तो क्या जरूरी है कि जितना पहली का बदला उतना ही दूसरी का बदले? कतई जरूरी नहीं है, है ना। तो फिर इसका मतलब जितना पहली का है उतना दूसरी का नहीं होगा, मतलब फ्लक्स का क्षरण होगा। अब बच्चों अगर फ्लक्स का क्षरण होगा तो ऊर्जा की हानि होगी, क्योंकि उधर कम वोल्टेज पैदा होगा एक तरीके से। अब इसे कम करने का तरीका क्या है? मैंने आपको कहा था कि गाढ़े युग्मन में रखा जाता है, कुंडलियों को क्लोज कपलिंग में रखा जाता है, ताकि पहली का फ्लक्स 100% दूसरी से लिंक कर जाए, है ना। तो इसमें लिख दो बच्चों, इसके लिए भाई फ्लक्स क्षरण ना हो, इसके लिए दोनों कुंडलियों को गाढ़े युग्मन में रखा जाता है। आपको समझ में आया? इसके लिए दोनों कुंडलियों को बच्चों गाढ़े युग्मन में रखा जाता है। अगर कुंडलियां गाढ़े युग्मन में रखी होंगी
तो फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा, और फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा तो एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? तो इसमें अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, बात करेंगे दक्षता की। ठीक है ना? यहां तक आप एक बार नोट कर ले जल्दी से। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की। देखो दक्षता क्या होता है, इधर देखना। अभी हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, है ना? तो बच्चों आप इस शब्द से परिचित हो दक्षता से। 11th क्लास में हमने कार्नो इंजन में भी इस शब्द को बहुत देखा था। एफिशिएंसी होती क्या है? आप किसी ट्रांसफार्मर को दक्ष कब मानोगे बच्चों? जब वो कम से कम लॉस करे। दक्षता का एक सूत्र है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है बच्चों, द्वितीयक कुंडली पर शक्ति, या इसको मैं आउटपुट पावर भी कह सकता हूं। बच्चों आउटपुट हमें सेकेंडरी कुंडली से तो मिलता है, द्वितीय कुंडली पर शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली पर शक्ति गुणा 100। यह एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। या प्रतीक रूप में बात करूं तो नीटा इज इक्वल टू द्वितीय कुंडली पर शक्ति मतलब P2 बटे P1 गुणा 100। यह है एफिशिएंसी। अब अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो तो जितनी पावर प्राइमरी कुंडली की है, प्राथमिक कुंडली की है, उतनी ही पावर द्वितीय कुंडली की होगी। मतलब जो एफिशिएंसी है ट्रांसफॉर्मर की वो 100% होगी। कितनी होगी? 100%। पर व्यवहारिक दैनिक जीवन में ये चीज़ संभव नहीं है। आदर्श स्थिति में तो एफिशिएंसी 100% हो सकती है, पर अभी आपने देखा ना कि ट्रांसफॉर्मर में तो कई प्रकार के लॉस होंगे। शैथिल्य हानि भी हो सकती है, ताम्रिक हानि हो सकती है, भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा की हानि हो सकती है, या फिर चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण की वजह से हानि भी हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मर में किसी ना किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है, और इस हानि की वजह से एफिशिएंसी 100% नहीं होती बच्चों। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% ना होकर कुछ कम रहेगी, कुछ कम रहेगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी का। ठीक है यहां तक? तो ऑलमोस्ट आपका ट्रांसफॉर्मर बच्चों यहां क्लियर हो जाता है। 2 4 5 छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे थे हमने सारे क्वेश्चन बनाने के प्रयास किए। ठीक है ना? अब हम कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे भाई। ठीक है ना? ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो चुका है। 2-1 छोटी छोटी हेडिंग बची हुई हैं, उन हेडिंगों को कल पूरा करा करके साथ में क्वेश्चन कर करके कल थ्योरेटिकल समाप्त हो जाएगा, और एक क्लास और लेंगे लास्ट 2 लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 10 पूरा क्लियर हो चुका हो। ठीक है बच्चों? तो अपनी पढ़ाई सुचारू रखें, एकदम बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि जितना कोर्स आपको करवाया जा रहा है पूरा 100% कवर में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो फिर मिलेंगे अपन कल इसी टाइम। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।